कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जैसे शहरों में घूमने से उसके दर्शन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सच्चे अर्थ में भारत के दर्शन ग्रामवासियों की ओर जाता है और वहीं उसके सच्चे दर्शन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? लेखक ने बताया इसमें कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है। उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत को हम पहचानें कि हमारा भारत कैसा है। लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। लेखक ने प्रत्यक्ष ज्ञान विशेष क्षेत्रों में प्रत्यक्ष ज्ञान रखने वाले को आवश्यक क्यों बताया है, इसके माध्यम से कहा है कि अगर आपको किसी भी क्षेत्र में रुचि है, विशेष क्षेत्रों में किसी भी क्षेत्र में आपकी रुचि है, तो भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। वो सब आपको भारत में मिलेगा। जैसा कि कहा कि भू विज्ञान में अगर आपकी अभिरुचि है तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आप अध्ययन कर सकते हैं। अगर आप वनस्पति जगत में विचरण करना चाहते हैं तो भारत एक ऐसा फुलवारी है कि वहाँ आप इसका भी ज्ञान ले सकते हैं। अगर आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है तो इसकी भी जानकारी हेकल की ओर अवश्य होगा। इसकी भी जानकारी आप अपने भारत देश से ले सकते हैं। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5। लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया है और क्यों? लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित जो आपके पाठ में भारत से हम क्या सीखे में जो हवाला दिया है कि वारेन हेस्टिंग्स अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा भिजवाया था। यह सोचकर भिजवाया था कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना सबसे सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी, लेकिन और उन्हें एक उदार व्यक्ति समझा जाएगा कि बहुत बड़े दानी हैं। यह सोचकर इतना बड़ा उपहार उनकी सेवा में भेजा गया, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने उसके महत्व को नहीं समझा और उसे गला दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी स्वर्ण मुद्राएं थीं वो सब खत्म हो गई। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि अब ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं दोबारा ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? नीति कथाओं के क्षेत्र में हमारे भारत देश में नीति कथाओं के अध्ययन के क्षेत्र में नव जीवन का संचार हुआ है। नीति कथा और दंत कथा ये दोनों हमारे भारत में इसका संचार हुआ है। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है, किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी हैं जो अनेक समाधान की प्रतीक्षा कर रही हैं कि उसका समाधान हो। जैसे उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा, यह कहावत है।
कहा कि इसमें भी ये कहावत भी उधार ली गई है, इसमें भी संशोधन की बात आती है। तो नीति कथा और दंत कथा ये दोनों हमारे भारत देश में ये रेखांकित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं? भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के बारे में लेखक ने बताया है कि कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर लेखक यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हाथी दांत और मोर, चंदन आदि जिन वस्तुओं के ओफिर से निर्यात की बात बाइबल में कही गई है, वे वस्तुओं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती। और यह मान लेने का भी कोई कारण नहीं प्रतीत होता है कि भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी ठप हो गए थे। यहाँ तक कि शाहनामा के रचना काल 10वीं 11वीं सदी में भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे, वे जस का तस उसी तरह चालू थे। अब इसमें बताया गया क्वेश्चन नंबर 8, भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट करें। भारत को ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए महत्वपूर्ण बतलाया है? तो ग्राम पंचायत के बारे में लेखक ने बताया है कि आज की भारत की ग्राम पंचायत के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग्य अनायास ही मिल जाएगा। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने और समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है, क्योंकि गांव में पंचायत होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, धर्म की दृष्टि में भारत का क्या महत्व है, इसके बारे में लेखक ने बताया है कि धर्म की दृष्टि में हमारा भारत देश सबसे आगे है। सभी धर्म को मानने वाले लोग हमारे भारत देश में रहते हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ किसी भी तरह की किसी को पाबंदी नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। लेखक ने धर्म के बारे में यही बताया है, क्योंकि हर भाषा हमारे देश में उपलब्ध है। जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं वो सब मौजूद है, इसलिए हमारा देश धर्म की दृष्टि से सबसे ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, उसे स्पष्ट करें। लेखक ने इसके माध्यम से बताया कि यह हमें अतीत और सुदूर भविष्य से जोड़ता है। जितनी चीज़ें भारत देश में भरी पड़ी हुई हैं, इसके माध्यम से यह समझ में आता है कि अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ने का काम किया जा रहा है, क्योंकि अतीत और सुदूर इन दोनों को जो पहले हो चुका और आज जो हो रहा है, पहले से जो हमारे यहाँ उपलब्ध है, उन सब के बारे में इसमें बताया गया है। यह अतीत और सुदूर भविष्य से जोड़ने का काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11,
में बताया गया है कि मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं। संस्कृत के बारे में क्या बतलाए हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो मैक्स मूलर ने संस्कृत की सबसे बड़ी विशेषता बताई है कि यह सबसे प्राचीन भाषा है, यह सभी भाषाओं की जननी भी है और यह ग्रीक भाषा से संस्कृत का काल पुराना है। इसके बारे में, संस्कृत के बारे में और बताया कि संस्कृत हमें पुराने संबंध को जोड़ने का काम करता है। संस्कृत की सहायता के बिना हम कदापि कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज हमारा इतिहास का यह अध्ययन यह बता रहा है कि अपने आप को योग्य समझना और यह जान लेना कि उसने अपनी जीवन यात्रा कहाँ से आरंभ की, उसे कौन सा मार्ग अपनाना है और कहाँ तक पहुँचना है, यह सब कुछ संस्कृत के सहायता के बिना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों? वास्तविक इतिहास जो पहले लिखा जा चुका है, वास्तविक इतिहास से जो पता चलता है, यहाँ आपको फिर वही बात इसमें आ रही है कि संस्कृत और दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन ने हमारे लिए बस इतना ही किया, जो कम नहीं है। हमारे विचार व्यापक और उदार किसी और भाषा से नहीं बने। लाखों करोड़ों अजनबियों और बर्बर समझे जाने वाले लोगों को अपनाने का काम संस्कृत भाषा से ही संभव हो सकता है, क्योंकि ऐसा मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया है जो पहले नहीं हो पाया था। यह इतिहास से ही समझ में आया कि अजनबियों को और बर्बर समझने वाले को भी गले लगाया जाता है। लेकिन ये इतिहास से तो समझ में आया, संस्कृत से भी समझ में आया, लेकिन इसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। लेकिन उसके बारे में भारत के लोगों ने कभी नहीं सोचा। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 13, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए हैं? संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं से के अध्ययन से, संस्कृत से तो आप लोगों ने समझ लिया कि अजनबियों और बर्बर समझे जाने वाले लोगों को, परिवारों को भी, उनके सदस्य को भी गले लगाना सीखा। और उसके बाद और दूसरी भाषा से भी हम लोगों ने सीखा। उसमें सीखा क्या कि अनेक तरह के भाषा हमारे देश में हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। हर क्षेत्र में इसकी जानकारी मिलती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो वो अध्ययन आप कर सकते हैं और उसके बारे में बताई गई है। लेकिन अन्य भाषाओं से की अपेक्षा संस्कृत भाषा से जो प्राप्त होता है वो और किसी भाषा में प्राप्त नहीं होता है। लेकिन उसके अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या हुआ? पाश्चात्य जगत को लाभ ये हुआ कि किसी भी तरह की भाषा की जानकारी किसी भी क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोग अगर उसे करते हैं तो भारत में सब कुछ भरा पड़ा हुआ है और अच्छे से अच्छे सपने को देख सकते हैं, जैसा कि सर विलियम जोन्स ने देखा था। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 14,
लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है और क्यों? नवागंतुक, नए आने वाले अधिकारियों को सर विलियम जोन्स की तरह स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है, स्वप्न देखने वाले की आवश्यकता है। जो स्वप्न उन्होंने देखा था वैसे ही स्वप्न भारत के लोगों को देखना चाहिए और उसके लिए मेहनत करना चाहिए, क्योंकि इसमें यह भी दिया हुआ है कि सपनों को साकार और अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में परिणत करने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत होती है, जैसा कि सर विलियम जोन्स ने किया था। क्यों किया है? क्योंकि सर विलियम जोन्स की तरह अनेक लोग नवागंतुक अधिकारी की तरह मैदान में आए और भारत के लिए अच्छे अच्छे काम करें। क्वेश्चन नंबर 15, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? तो लेखक ने नया सिकंदर कहा कि जो नए आने वाले हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन नवागंतुक अधिकारी क्वेश्चन में दिया गया है कि जो आने वाले नए अधिकारी हैं सर विलियम जोन्स के अलावे जो आने वाले नए सिकंदर हैं, उनके भी सपने को साकार करने के लिए भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक तरह की ज्ञान जैसा आप चाहते हैं वैसा भरा पड़ा हुआ है और वहाँ उसके माध्यम से आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। कहा कि सिकंदर की यह सोच कर निराश नहीं होना चाहिए। जो सिकंदर हैं उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजय प्राप्त की हैं, बड़ी बड़ी विजय प्राप्त की हैं और निराश नहीं होना चाहिए कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं कि नहीं पहुँच सकते हैं। पहुँच सकते हैं। सकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच और अपनी स्वप्न को साकार करने के लिए कल्पनाओं को वास्तविक रूप देना, यही आगे बढ़ाने का उचित माध्यम है। लेखक का ऐसा कहना उचित है क्योंकि आने वाले अधिकारियों को, आने वाले नवागंतुक लोगों को प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए ऐसा कहना सही है। लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। अभिप्राय यही है कि जब ऐसे ऐसे लोग हमारे भारत देश में, हमारे भारत के लिए सोचने वाले आएंगे तो हमारा देश भारत अवश्य आगे बढ़ेगा और जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आप लोग अपना क्वेश्चन आंसर ऐसे ही बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। सर्वोदय नमस्कार बच्चों।